स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति और उसके उपाय। मौद्रिक नीति उस नीति को कहते हैं जिसके द्वारा देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का आरबीआई केंद्रीय बैंक है, अर्थव्यवस्था के संवर्धन तथा स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न 3 उपाय अपनाता है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रा की उपलब्धता और मुद्रा की लागत अथवा ब्याज की दर को नियंत्रित करना। इसी को ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं। दैट इज क्लियर। या कि एक देश का केंद्रीय बैंक द्वारा ये बनाई जाती है। हमने राजकोषीय नीति पढ़ाई थी, वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, ये देश के केंद्रीय बैंक द्वारा। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं आरबीआई मौद्रिक नीति, यानी केंद्रीय बैंक क्यों बनाता है मौद्रिक नीति, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा उद्देश्य है देश में पूर्ण रोजगार की स्थापना करना, देश में आर्थिक संवर्धन यानी कि विकास करना, देश में कीमत स्थिरता को बनाए रखना, ना कीमतें बढ़े ना गिरे, यानी देश जहाँ तक हो देश में कीमत स्थिरता होनी चाहिए। विदेशी विनिमय की स्थिरता, विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी मुद्रा का घरेलू मुद्रा में जो मूल्य होता है उसको स्थिर बनाए रखना। जैसे भारत का मूल्य है, डॉलर का मूल्य है किसमें, भारत के रुपये में, तो उस मूल्य में गिरावट ना आने देना, ना ही वृद्धि आने देना, उसमें स्थिरता बनाए रखना, इसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय का मतलब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के में बताना। क्लियर। अगला है हमारा उद्देश्य आर्थिक असमानता में कमी करना। देश में आर्थिक असमानता में कमी करना यानी गरीब ज़्यादा गरीब ना हो, अमीर ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब थोड़े से अमीर हों और अमीर थोड़े से कम आय प्राप्त करें, तो इससे आर्थिक असमानता में कमी होगी। तो मौद्रिक नीति बनाने के पीछे ये मुख्य 5 उद्देश्य हमारे थे। अब हमारा क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के उपाय या प्राचाल, यानी जिसे हम कहते हैं पैरामीटर्स क्या हैं, तो ये हमने पहले ही मीनिंग में बता दिए थे। मीनिंग में पहले तीनों नाम आ गए थे। मौद्रिक नीति के क्या उपाय हैं, क्या प्राचाल हैं, तो हमारे पास 3 ही उपाय हैं। पहला है मुद्रा की पूर्ति, जिसे आप पढ़ चुके हो, कल ही हमने पढ़ाया था। करेंसी प्लस में मांग डिपॉजिट्स, ये हमारी क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति। करेंसी में क्या आते हैं, नोट्स एंड क्वाइंस। क्लियर। दूसरी है मुद्रा की लागत। मुद्रा की लागत किसे कहते हैं, हम ब्याज की दर को कहते हैं। अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो लोन कम दिए जाएंगे, लोग कम लेंगे, है ना, क्योंकि उनके लिए महंगा होगा, और ब्याज की दर सस्ती होगी तो लोन ज़्यादा लिए जाएंगे। तो जहां अगर आपका लोचशील मौद्रिक नीति अपनानी है तो ब्याज की दर को नीचे रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है मुद्रा की उपलब्धि यानी कि अवेबिलिटी। ये मुख्य रूप से प्राचाल, इसका मुख्य संबंध है शाख नियंत्रण। शाख का मतलब ऋण के ऊपर नियंत्रण करना। लोग मौद्रिक नीति के सभी उपकरण प्रायः ही जो है उनका मुख्य उद्देश्य है ऋण को, शाख को नियंत्रित करना, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्लियर। अब हमारा मुख्य क्वेश्चन शुरू है, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं, हथियार क्या हैं, औजार क्या हैं, जिसके द्वारा हम अपने इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो इनके उपकरणों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक मात्रात्मक उपकरण और एक गुणात्मक उपकरण। जैसा कि हमने दिखा रखा है आपको, ये मात्रात्मक हैं और ये गुणात्मक हैं। ये नीचे इनके अलग अलग नाम है। मात्रात्मक को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटी यानी हम कहते हैं कितनी क्वांटी, तो उसी से बना है क्वांटिटेटिव, या संख्यात्मक या परिमाणात्मक। इसी तरह से दूसरा उपकरण का नाम क्या है, गुणात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव या चयनात्मक। क्लियर। तो हम पहला उपकरण पढ़ेंगे मात्रात्मक उपकरण क्या है। तो मात्रात्मक उपकरण के कई टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वो होती है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को प्रथम श्रेणी के ऋण देता है, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। क्लियर। ये सिर्फ केंद्रीय बैंक जो ऋण बैंकों को देता है वो होती है, ब्याज दर नहीं है, ब्याज दर अलग होती है। ब्याज दर वो होती है जिसे व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देते हैं, वो ब्याज दर होती है। लेकिन जिस रेट पर बैंक आरबीआई, एसबीआई हो चाहे आईसीआईसीआई हो या कोई भी बैंक उनको ऋण देता है वो बैंक रेट पर देता है। क्लियर। जो फ्रेश ऋण होता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। तो क्या करता है आरबीआई,
जब हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी कीमत वृद्धि तेजी की दौर होता है तो वो बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, इससे लोन कम हो जाते हैं। मुद्रा की उपलब्धता, जो हमने अभी बताया था, मुद्रा की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे कीमत वृद्धि कम होती है क्योंकि मांग कम हो जाएगी। इसी तरह से डिफ्लेशन यानी मंदी में क्या करती है, बैंक रेट को गिरा देती है। इससे मुद्रा की उपलब्धि क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा इस दौरान। क्लियर। दूसरा पार्ट है हमारी खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होती है, ये होती है कि केंद्रीय बैंक है खुले बाजार में अपनी सिक्योरिटीज बेचता है या फिर खरीदता है, दोनों में से एक काम करेगा। कब क्या करेगा, जब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की अवस्था होती है तो वो ओपन मार्केट में जाकर अपनी सिक्योरिटीज को क्या करता है, बेचता है। इससे जनता के पास सिक्योरिटीज चली जाती है और पैसा, कैश मनी किसके पास आ जाती है, केंद्रीय बैंक के पास आ जाती है। इससे किस चीज़ की कमी हो जाती है, जो हमने बताया था ऊपर, मुद्रा की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे लोग कम मांग, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो मांग कहाँ से करेंगे, इससे कीमतें गिरेंगी। क्लियर। दूसरा, विस्फीति में उल्टा करेगी। उल्टा क्या करेगी, प्रतिभूतियों को जनता से वापस खरीदेगी ताकि जनता के पास मुद्रा की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, ताकि उनके पास मुद्रा अधिक पहुंचेगी तो वो खर्च तो करेंगे ही, खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी और मंदी दूर होगी। क्लियर। तीसरा उपाय है न्यूनतम नगद निधि अनुपात, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRR। देखो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है CRR। कई बार अलग से 2 नंबर में पूछ लेते हैं CRR। तो इसका मीनिंग क्या है, न्यूनतम नगद निधि अनुपात, या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है, ये होता है कि केंद्रीय बैंक होता है, बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट्स जमा होती है तो केंद्रीय बैंक एक रेट निर्धारित कर देता है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट जमा हुआ है ना, उसका 10% या 5% जो केंद्रीय बैंक निर्धारित, उसका उतना कैश केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। मान लीजिए कि SBI में किसी ने 1000 रुपये जमा करवाए तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये। तो SBI 100 रुपये, 1000 रुपये में से लेकर 100 रुपये केंद्रीय बैंक के पास जमा करवा देगा और अपने पास कितने रुपए रखेगा, 900 रुपये रखेगा। क्लियर। तो CRR समझ में आया। तो मुद्रास्फीति का जब पीरियड चलता है तो वो CRR को क्या करता है, बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, बैंकों को ज़्यादा पैसा केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उनके पास थोड़ा बचेगा। मान ली 10 के बजाय 20% हो जाए तो 1000 रुपये में से कितने, 200 रुपये तो वो केंद्रीय बैंक के पास रख देगा, उसके पास तो केवल कितने बचे, 800 रुपये बचे, है ना। और तेज़ी में इसको वो क्या कर देगा, डाउन कर देगा, 10% के बजाय 5% कर दे उसे, तो 50 रुपये ही रखने पड़े, उसके पास कितने बच जाएंगे, 950 रुपये। ये इसलिए करते हैं ताकि देश में मुद्रा की उपलब्धता को घटाया और बढ़ाया जाए। देखो बेटा, जब कीमत वृद्धि यानी तेजी का दौर होता है तो हमारी कोशिश होती है कि मुद्रा की उपलब्धता को देश में कम किया जाए, लोगों के पास कैश थोड़ा कम रहे ताकि कम मांग करें। और जब मंदी का दौर होता है तो मेन उद्देश्य होता है कि मुद्रा की उपलब्धता लोगों के पास ज़्यादा उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि ज़्यादा लोन दिए जाएं ताकि मांग बढ़े, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो मांग करेंगे और खर्चा होगा, मंदी दूर होगी। क्लियर। ये मुख्य उद्देश्य है इसका। अगला लास्ट है इसका SLR कहते हैं इसे हम, हिंदी में इसका मीनिंग है तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ये भी CRR की तरह ही होता है, लेकिन बस अंतर ये होता है इसमें बैंक को खुद ही अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। अभी हमने कहा 1000 रुपये का 10% उसने केंद्रीय बैंक के पास रख दिया, यानी 100 रुपये निकाल के रख दिए, 900 रुपये बच गए। अब 1000 का SLR की जो रेट होती है वो लगभग 25% के करीब होती है, 20 या 25%। RBI इसे 15% तक कर सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम इसे 25% तक। तो लगभग 25% अगर ये रेट या 20% कर दी उसने RBI ने, तो 1000 का 20% कितना होगा, वो 20% यानी 200 रुपये। तो 200 रुपये खुद बैंक को, मान लें SBI बैंक है तो SBI बैंक को 200 रुपये अपने पास ही कैश में रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो 100 रुपये तो उसने केंद्रीय बैंक को दे दिए, 200 अपने पास रख लिए, बचे कितने, 700 रुपये। तो केंद्रीय बैंक सिर्फ कितने में से,
SBI कितने में से लोन देगा? केवल 700 रुपये में से लोन देगा। 300 रुपये तो उसने रिजर्व करके रख लिए, 200 खुद के पास और 100 केंद्रीय बैंक के पास। तो इसमें भी सेम वही नीति अपनाएगा। तेजी के अंदर इस रेट को बढ़ा दिया जाता है और मंदी में इस रेट को गिरा दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है गुणात्मक उपकरण। तो गुणात्मक उपकरण क्या है हमारे? पहला है हमारा ऋणों की सीमांत आवश्यकताएं। ऋण की सीमांत आवश्यकता, इसको हम कहते हैं MRL। MRL क्या होती है? जब हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को लोन लेना है तो उसने 100 रुपये की सिक्योरिटीज़ रखी, तो बैंक उसे मान लीजिए 80 रुपये देता है लोन। क्लियर। तो 20 रुपये किसने रख लिए? बैंक ने सिक्योरिटीज के रूप में रख लिए। उसे केवल 80 रुपये का लोन दिया, 100 रुपये का लोन नहीं दिया, बेशक उसकी चीज़ 100 रुपये की थी। तो ये 20 रुपये को हम क्या कहते हैं? ऋणों की सीमांत आवश्यकता, MRL। जब हमारा संकुचन यानी इससे जब मुद्रास्फीति का दौर होता है तो बैंक क्या करता है, यानी केंद्रीय बैंक क्या करता है? MRL को बढ़ा देता है। यानी 80 से मान लीजिए वो 70 रुपये रखने लग जाए तो कितने रुपए और कम हो गए? उसे केवल यानी 30 रुपये रख लिए तो 70 रुपये दिए तो और कम हो गई। क्लियर। तो इस तरह से तेजी में ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साख की राशनिंग। राशनिंग भी एक तरह से उसी तरह का ही पॉइंट है जिस तरह से राशन की दुकान पे फिक्स कोटा होता है। इसके अंतर्गत बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक कि किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से मना कर दे। तेजी की दौर की बातें बता रहे, मंदी में उल्टा हो जाएगा। किसी विशेष बैंक को कह दे कि मैं आपको रुपया उधार नहीं दूंगा, या सभी बैंकों को ऋण देने में कमी कर दे कि सभी है ना कम से कम ऋण देंगे जनता को। दूसरा, केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को कोटा निश्चित कर दे कि भाई तुम इतना दोगे, तुम इतना दोगे, तुम इतना दोगे। या फिर यूँ कह दे कि वस्तुओं की राशनिंग कर दे कि भाई कार के लिए लोन देना ही नहीं है, इस बार मंदी का तेजी का दौर चल रहा है, कार के लिए लोन मत दो, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए लोन दो, जो बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए लोन दो और सब चीज़ों के लिए लोन मत दो। तो इस तरह की राशनिंग कर एक बार केंद्रीय बैंक तेजी की स्थिति में कर देता है, मंदी में उल्टा कर देगा कि खूब लोन दो, खूब लोन दो, सबको छूट देगा, खुद भी लोन दे देता है बैंकों को बहुत ही कम रेट पर। तो इस तरह से उल्टा क्रियाएँ चलती हैं मंदी और तेजी में। तीसरा पॉइंट हमारा प्रचार। कई बार केंद्रीय बैंक देश में तेजी या मंदी की स्थिति चल रही है तो वो टीवी पर पोस्टर के माध्यम से, मैगजीन से, अखबार से, यानी आपने प्रचार करता है कि भाई देश में बहुत तेजी का दौर चल रहा है या तो आप ऐसा करें, मंदी का दौर चल रहा है तो आप ऐसा करें। तो इस तरह की गाइडलाइंस आती रहती हैं। क्लियर। एक नैतिक प्रभाव, कई बार केंद्रीय बैंक देश के ऊपर और देश के बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर भी अपनी इन स्थितियों को दूर करना चाहता है, मंदी और तेजी को। क्लियर। और लास्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक को कभी कभी मजबूर होकर दूसरे बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है जब बैंक उसकी बात ना माने। मान ले तेजी का दौर चल रहा है और उसने बैंक ने साख की राशनिंग कर दी कि आप है कार के लिए लोन नहीं देंगे, और वो बैंक किसी व्यक्ति को कार का लोन दे देता है और फिर बार बार करने पर भी वो ऐसा ही कर रहा है और लोन ज़्यादा दे रहा है जनता को, तो केंद्रीय बैंक उसको पहले समझाता है, लेकिन जब वो नहीं समझता तो कई बार मजबूर होकर उसे इस तरह की प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है। जैसे उस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दे, या उस बैंक को ऋण देने से ही मना कर दे फ्यूचर में, या उसका मर्ज कर दे दूसरे बैंक से। तो बहुत से प्रत्यक्ष कार्यवाही भी ये लास्ट उपाय होता है। ओके, थैंक यू।